नमस्कार सभी को। दिव्य कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और 22 तारीख जनवरी 2023 आरएससीआईटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी मास्टर क्लास की आज शुरुआत होने जा रही है। और इसी बीच सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या वहाँ पे करना होगा। उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर में हमें सबसे पहले ओएमआर शीट, कई बच्चे ऐसे हैं या कईयों का जैसे मेरे पास फ़ोन भी आया है कि सर ओएमआर शीट कैसे फिल करेंगे, तो हम कैसे उसको फिल करना है उसके बारे में हमें बताएं। तो आप सभी को एग्ज़ाम सेंटर पे एक तो अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और उसके साथ ही आपको मूल प्रति आधार कार्ड की, मूल प्रति मीन्स ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड फोटोकॉपी वहाँ पे नहीं मान्य होती। तो उस कंडीशन में आपको कलर आधार कार्ड जो आपका ओरिजिनल होता है उसे साथ लेकर जाना है, या फिर कोई ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फ़ोटो हो, और एडमिट कार्ड साथ अपना बॉल पेन या कोई भी क्लिप बोर्ड आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। और आपका एग्ज़ाम इस बार टाइम चेंज हुआ है जिसके अंदर आपको एग्जामिनेशन हॉल पर 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे एंट्री दी जाएगी सुबह, और आपका एग्ज़ाम 10 बजे से 11 बजे होगा। इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि हर बार ये एग्ज़ाम 12 बजे से 1 बजे होता है, लेकिन इस बार एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे से 11 बजे हो जाएगा। उस दौरान आपको एग्ज़ाम सेंटर में आपको एक तो ओएमआर फिल करनी है और साथ ही आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व आउट करना है जिसे आप घर पे ला सकते हैं। और इसके अंदर आपको एग्ज़ाम पेपर के अंदर 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि एमसीक्यूज टाइप होंगे, जिसे आपने क्वेश्चन पेपर पे पहले टिक कर लेना है भी आपके किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहते हो। और उसके बेस पे 1 बाय 1 आप हर क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट पे बबल्स को फिल करेंगे। और इस आपको जो शो हो रही है ओएमआर शीट उसमें क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको जो मेन एग्ज़ाम में मिलेगी ओएमआर शीट उसमें आपके 35 क्वेश्चन ही रहेंगे। और प्रत्येक के आपके वही 4 ऑप्शन जैसे आपको स्क्रीन में शो हो रहे हैं, उनके दौरान आपको बबल्स में फिल करने हैं। इसके अंदर अपना अपना एनरोलमेंट नंबर जो कि लर्नर कोड होगा, सेंटर कोड, और वो फिल करके आप अपना एक ओमर शीट को पूरा फिल करेंगे। इस ओमर शीट में आपके 2 कॉपीज रहेंगी जिसमें कार्बन नहीं होता, लेकिन ये ऑटोमेटिक कोटेड होता है जिससे सेकंड प्रति पे ऑटोमेटिक उसका जो भी आप बबल्स डार्क करेंगे उसका प्रिंट आ जाता है। तो गाइस अपने स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो आज सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन करेंगे कैसे। जो सबसे पहले कईयों का, जैसे कईयों ने तो क्लासेस रेगुलर स्टैंड अटेंड की है और रेगुलर तैयारी अच्छी भी है, और कुछ ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी कुछ कम है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को बुक्स कौन सी रीड करनी है, अच्छी बुक कौन सी रहेगी, जो बेस्ट बुक अपना एग्ज़ाम के अंदर अपने को अच्छे मार्क्स दिला सके। तो मेरा सजेशन ये रहेगा अपने एक तो आरसीआईटी की जो आपको वीएमओयू से या आपके एग्ज़ाम सेंटर से, सॉरी, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको जो बुक एडमिशन के दौरान मिली है, बड़े वाली बुक जो कि वीएमओयू से इशू होती है, कोटा से बड़े वाली, एक तो उसे रीड आउट करना है, और एक छोटा क्वेश्चन बैंक जो कि अपने सेंटर पे उपलब्ध है, दिव्य कंप्यूटर का क्वेश्चन बैंक,
उसे रीड आउट करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या रहेगा अपना? मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ये रहेगा कि सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो आपको मैंने प्रेफर बुक करी है RSCIT न्यू क्वेश्चन बुक, इसके अंदर हर चैप्टर के एंड में जो है आपके MCQs क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो उसे रीड आउट करना है, और बुक के लास्ट में 3 पेजेस दिए हुए हैं जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्रोनिम्स ये आपको रीड आउट करनी है। कि वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की ये शॉर्ट कीज आपके पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो इन्हें रीड आउट करना है। ये इनको रीड आउट करने का जो मेथड है, ये वैसे 3 से 4 पेज हैं, तो रोज़ाना 1 पेज रीड आउट करें, या फिर तीनों पेज रोज़ाना बारी बारी से रीड करें। और जो छोटा क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर पेज नंबर 113 से लेके 120, ये जो पेजेस आपको बताए हैं बड़ी बुक के, आपके लास्ट के 3 पेज, और जो दिव्य कंप्यूटर का जो क्वेश्चन बैंक है उसके जो पेजेस नंबर 113 से 120, इनको आपने अच्छे से रीड आउट निकालना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, इससे काफ़ी पेपर आपका कवर हो जाता है। तो अब अपने जो रीड करेंगे एकदम शुरू से, चैप्टर नंबर फर्स्ट से, और ये जो रहेगा आपका सेशन, आपके 2 से 3 सेशन के अंदर आपका ये पूरी बुक कवर करवाई जाएगी पेपर लेवल के लिए, जिसे आप कंटिन्यू वॉच करें वीडियो, और उसकी प्रिपरेशन उसी के अनुसार करें जैसे आपको गाइड किया जा रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर, तो अपना फर्स्ट चैप्टर जो रहता है वो है कंप्यूटर के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपना कंप्यूटर टाइप। कंप्यूटर टाइप जो है वो अपने 3 टाइप के रहते हैं, जिसके अंदर अपना आता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर की क्वालिटी, डिजिटल कंप्यूटर की क्वालिटी और हाइब्रिड कंप्यूटर की क्वालिटी क्या है उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर ताप, ठोस, द्रव को मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, और डिजिटल कंप्यूटर अपना बिजनेस या घरों में काम में लिया जाता है अधिकतर। तो हाइब्रिड जो है मेडिकल सेक्टर या साइंस के सेक्टर्स के अंदर अपने यूज में लिया जाता है, और बेस्ड ऑन साइज, साइज मतलब उसके आकार के आधार पे, और उसका जो अपना वर्किंग परफॉर्मेंस है या फिर उसका स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके बेस पे कंप्यूटर को अपने 4 टाइप से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम, फिर आता है मिनी, और फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर जिसके अंदर अपने ताप, दाब, द्रव, ठोस, गति को मेजरमेंट कर सकते हैं, और इनका परिणाम जो है लगभग में अप्रोक्सीमेट में इसका रिजल्ट शो होता है, या इसको अपने कहते हैं लगभग अपने को अप्रोक्सीमेट करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करवाता है। और सेकंड आता है अपना डिजिटल, जो कि 0 1 जिसे अपने बाइनरी सिस्टम बोला जाता है, इस पर ये वर्कआउट करते हैं, और इनका रिजल्ट जो है एकदम 100% एक्यूरेट आता है, और हम इन कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। इसके बाद अपना आता है हाइब्रिड, जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण मौजूद रहते हैं इन कंप्यूटर के अंदर,
और ये मेडिकल सेक्टर में उपयोग लिया जाता है। अभी मेडिकल सेक्टर में ईसीजी, एमआरआई, इस टाइप के जो टिपिकल जांचें हैं वो इनके माध्यम से की जाती हैं। और फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर जो हैं उनका जो सीक्वेंस है लो टू हाई, मतलब आपको जो कंप्यूटर बताए थे अभी, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, ये जो कंप्यूटर्स हैं इनका जो क्रम लिखा गया है आपकी स्क्रीन में जो शो हो रहा है, वो जो क्रम है लो पावर कंप्यूटर से हाई पावर कंप्यूटर की ओर लिखा गया है। तो सबसे लो पावर कंप्यूटर कौन सा है? मिनी। और उससे हाई माइक्रो, और उससे हाई मेन फ्रेम, और सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो आएगा वो है अपना सुपर कंप्यूटर। और अपना माइक्रो कंप्यूटर जो है क- अपने स्कूल्स, घरों में, या फिर स्मॉल ऑफिसेज में इसे उपयोग में लिया जाता है, जिसके अंदर मेमोरी कम होती है। और इसके जो टाइप हैं वो है अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप और पर्सनल पीसी, नोटबुक, ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। और इससे जो पावरफुल कंप्यूटर आता है वो आता है अपना मिनी कंप्यूटर, जो कि माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा बड़े रहेंगे, बड़े होते हैं। और इनसे जो स्पीड है 50 टाइम्स ज़्यादा होती है। और इनकी विशेषता ये होती है कि अपने एक साथ 8-10 कंप्यूटर अटैच करके, मतलब एक ही कंप्यूटर से कई टर्मिनलों को जोड़ के वर्कआउट करवाया जा सकता है, वो भी अलग अलग। जैसे अपने शॉपिंग मॉल वगैरह में देखते हैं जो टर्मिनल लगे रहते हैं बिलिंग काउंटर्स पर, तो वो जो वर्कआउट है वो अपने मिनी कंप्यूटर की सहायता से आसानी से अच्छी तरह से परफॉर्म करवाया जा सकता है। और इससे हाई पावर जो कंप्यूटर आते हैं वो आते हैं अपने मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो है इसका आकार मिनी और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से बड़ा रहता है। और इसे रेलवे, रिजर्वेशन, एलआईसी कंपनीज या रिसर्च सेंटर्स और बिग ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर अपने इनको ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के वर्कआउट करवाया जाता है या करवाया जा सकता है। और इसके बाद जो आता है वो आता है अपना सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल कंप्यूटर कंप्यूटर जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इसे रिसर्च सेंटर्स, नेविगेशंस और इनमें ज़्यादा, टेलीफोन एक्सचेंजेस, इनमें यूज़ किया जाता है। और इसका जो परम है, क्रे है, ये जो कंप्यूटर हैं ये अपने इस सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो नेक्स्ट है टॉपिक अपना वो है कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस के अंदर अपने को जो क्वेश्चन है वो दो टाइप के आते हैं। एक तो आता है नॉर्मली आपका डिवाइस डिफरेंट, मतलब आपकी जो डिवाइसेस के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे आपको दे दिया कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, प्रिंटर है, तो आपको ये पूछ लिया आउटपुट डिवाइस कौन सी है। मतलब सिंपल क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है। और एक टिपिकल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि वर्किंग, जैसे आपको पूछ लिया फंक्शन की कितनी होती है या कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है, तो वो डिवाइस डिस्क्रिप्शन अगर आपको नॉलेज होगा तो ही आप उसका आंसर
प्रॉपर ढंग से दे पाएंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस रहेंगे। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन को कवर करते हैं। उसके लिए अपने डिवाइस नेम में कौन कौन सी डिवाइस अपने हैं जो इनपुट में आउटपुट में होती है। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस नेम, तो सबसे पहले आती है अपने कीबोर्ड, और फिर उसके बाद आती है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो है अपनी माउस, लाइट पेन, जोस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, ग्राफिकल टेबलेट और टच पैड। ये अपनी जो है पॉइंटिंग डिवाइस हैं। क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब जैसे आपका स्क्रीन में देखो माउस पॉइंटर, एक तीर एरो पॉइंटर मूव कर रहे हैं, तो जो डिवाइसेज किसी पॉइंटिंग सिस्टम पे या पॉइंटर से रिलेटेड होके अपने कोई भी सिंबल्स पे जाके टच करते हैं या फिर किसी डिवाइस को हिलाते हैं, तो उसके अंदर जो मोशंस के थ्रू अपने वर्कआउट करती है, उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये अपनी पॉइंटिंग डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस तो है ही, लेकिन इनपुट डिवाइस के अंदर ये पॉइंटिंग डिवाइस एक कैटेगरी अलग से है जिसके अंदर ये आती है। और इसके बाद आता है अपना कैमरा, और फिर आता है अपना ओ सी आर, ओ एम आर, बी सी आर और एम आई सी आर, बायोमेट्रिक, वेब कैमरा, मिडी, स्कैनर और माइक। ये सब डिवाइसें क्या हैं, ये सब डिवाइसें हैं इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है ओसीआर का सर पूरा नाम क्या है, ओएमआर का पूरा नाम क्या है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पेपर में आ भी चुका है। तो ओसीआर का पूरा नाम रहेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, फिर आता है बीसीआर बार कोड रीडर, और उसके बाद आता है अपना एमआईसीआर में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, और मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्टिकल का ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर और एमआईसीआर का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये है इनके पूरे नाम। फिर आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो है अपनी 4 से 5 टाइप की रहती है मेन। सबसे पहले मॉनिटर, फिर प्रिंटर, उसके बाद आता है अपना स्पीकर, और फिर आता है अपना प्रोजेक्टर, और इसके बाद एक आता है अपना प्लॉटर, जो कि प्रिंटर के अंदर ही आता है। वैसे प्रिंटर का ही भाग आ जाता है, विशा बड़ा रूप, तो वो भी अपना किस में आता है, आउटपुट डिवाइस में। और प्रोसेसिंग डिवाइस जिसके अंदर अपनी आती है मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, रोम, मेमोरी सेक्शन, मतलब ये अपनी किस में आ जाती है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर आता है। और ये कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो अपनी इनपुट और आउटपुट दोनों में आती हैं। फैक्स मशीन, मोबाइल ओब्लिक इंटरनेट टेलीफोन, और फिर आ जाता है अपना टच स्क्रीन, मॉडेम, कॉपियर मशीन, फोटोकॉपी वाली मशीन। ये किस में आती है, इनपुट और आउटपुट दोनों में आती हैं। ये तो था सिंपल इंट्रोडक्शन डिवाइस नेम्स। अब जो अपना आ रहा है वो है अपना डिस्क्रिप्शन पेज। जैसे
कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर अपने फंक्शन की कितनी होती हैं या कौन सी होती हैं। फंक्शन की अपने कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक होती है और इनकी क्वांटिटी होती है 12। 12 की होती हैं जो कि अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कार्य करती हैं। फिर आता है अपना नेविगेशन की, जो कि ये तीर के निशान जो आगे बना के बताए हुए हैं आपको, ये होते हैं। इन ये जो है अपने तीर के निशान, इन्हें नेविगेशन की, एरो की के नाम से जाना जाता है। और ये जो बटन है अपने कर्सर को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। फिर आता है अपना अल्फ़ाबेटिक की, जो कि ए से लेके जेड तक होती हैं और इनकी सहायता से अपने कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरीके से कोई भी भाषा में अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं। कुछ भी लिखना है, स्पेलिंग्स है, एड्रेस है, तो वो अपने अल्फ़ाबेटिक कीज की सहायता से अपने कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। नम न्यूमेरिक की, जो कि अल्फ़ाबेटिक कीज के जस्ट ऊपर की ओर होती हैं, 1 से लेकर 9 तक, और उसके बाद 0, जो कि अपने संख्यात्मक डाटा एंट्री करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसके बाद जो आती है वो आती है अपने टॉगल की। टॉगल की कीबोर्ड की ऐसे कुछ बटन या ऐसे बटन जो ऑन ऑफ करके अपना कार्य क्या करते हैं, संपन्न करवाते हैं, और कीबोर्ड में कुछ फंक्शन क्या हो जाते हैं उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कैप्स लॉक जैसे दबाएंगे, तो कैप्स लॉक दबाते क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर अपना सारे लेटर क्या हैं, कुछ जो भी अपने लिखेंगे वो बड़ी ABCD में लिखे जाने शुरू हो जाते हैं। और अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे छोटी ABCD में लिखे जाते हैं। उसी तरह नमलॉक, नमलॉक जैसे ही अपने ऑन करते हैं तो अपना न्यूमेरिक कीपैड वर्कआउट करने लग जाता है, नंबर कोड। और अपना जो अदर है स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक जो है स्क्रॉल बार को लॉक करने के लिए काम में लिया जाता है। तो एक प्रकार से ऑन ऑफ ऐसे कीबोर्ड के ऐसे बटन जो ऑन ऑफ करने से वर्कआउट करते हैं या अपना वर्क करते हैं, वो अपने जो हैं कौन से बटन है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। और सेकंड जो अपना है वो है अपना कॉम्बिनेशन की। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है कीबोर्ड के ऐसे बटन जो अकेले वर्कआउट ना करके किसी अन्य बटन के साथ मिलकर काम करते हैं, वो बटन है कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट बटन, जो कि अपने अकेले काम नहीं करते ये बटन, ये किसी के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे कंट्रोल A, ऑल्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस एरो की, या शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। तो इस तरह के इनके क्या बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो ये था अपना कीबोर्ड का मेन पार्ट। अब आता है पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है, ये अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर अपना आता है माउस, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल, जोस्टिक, ग्राफिक्स टेबलेट। ये सारी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आती हैं। फिर आता है अपना स्कैनर। स्कैनर जो है अपना ऐसा इक्विपमेंट है या ऐसी डिवाइस है जो कि अपने डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में
इनपुट करवाने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब अपने को जो फोटो है या कोई हैंड रिटन एप्लीकेशन है उसको सेम टू सेम कंप्यूटर में इनपुट करनी है एज ए इमेज या एनी फॉर्मेट, तो हम क्या काम में लेते हैं, स्कैनर। और फिर आता है अपना मिडी मिडी डिवाइस, जिससे का मिडी का पूरा नाम आ जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह अपने कंप्यूटर के साथ जो एडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे अपने वाद्य यंत्र बोल देते हैं, उनको अटैच करने के लिए अलग से एक डिवाइस या पोर्ट जो यूज़ होता है उसे मिडी डिवाइस बोला जाता है। कंप्यूटर जो है अपना गीगो सिस्टम पे वर्कआउट करता है, जिसे बोला जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब जो है अपना कीबोर्ड के अंदर ही कुछ ऐसे बटन्स जिनका वर्कआउट क्या है अलग अलग हैं, लेकिन पेपर में ये कई भी बार आ चुके हैं। जैसे एक पेज पीछे या प्रीवियस पेज पे जाने के लिए कौन सा बटन यूज करेंगे, उसके लिए यूज होता है पेज अप। और नेक्स्ट पेज पे या अगले पेज पे जाने के लिए कौन सा बटन यूज होता है, पेज डाउन। उसी तरह लाइन के शुरू में कर्सर को लाने के लिए कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस किया जाता है, उसके लिए यूज होता है होम बटन। और लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन। और कर्सर के लेफ्ट साइड की ओर मैटर को अगर हटाना है तो अपने कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस करेंगे, तो उसका जो आंसर रहता है वो रहता है बैक स्पेस। और कर्सर के राइट साइड मैटर को हटाने के लिए उसके लिए यूज होता है डिलीट बटन। शब्दों के बीच में ज़्यादा जगह छोड़ना और मल्टीटास्किंग, मतलब एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए कौन से बटन को यूज में लिया जाता है, वो है अपना टैब बटन। वैसे तो स्पेस देने के लिए अपने स्पेस बटन भी यूज करते हैं, लेकिन स्पेस बटन जो है अपना एक करैक्टर की स्पेसिंग छोड़ता है, जबकि टैब बटन से हम ज़्यादा जगह छोड़ने के लिए काम में लेते हैं। फिर आता है अपना शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन जो है अपने कोई भी नाम लिख रहे हैं उसके अंदर यदि कोई लेटर बड़ा लिखना है, जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है सिलेक्ट लिखा हुआ, उसके अंदर जैसे एस बड़ा है, तो एस को अगर बड़ा करना है तो उसको हम कैसे यू प्रेस करेंगे, शिफ्ट बटन हम दबा के रखेंगे और एस का बटन दबाएंगे तो वो लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा लिखा आएगा, और बाकी नॉर्मली स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। एस्केप बटन। एस्केप बटन जो है स्क्रीन पे आने वाले बुक्स, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे ये बुक्स आया है, इसको अगर हटाना है तो हम क्या बटन यूज करेंगे, एस्केप बटन। तो स्क्रीन पर आने वाले डायलॉग बॉक्स को या कोई कमांड को कैंसिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्केप बटन। एंटर बटन। एंटर बटन जो है हम कमांड को एक्टिव करने के लिए या न्यू लाइन में जाने के लिए हम यूज में लेते हैं। OCR। OCR क्या था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स को कंप्यूटर में सेव करने के लिए हम काम में लेते हैं, जो कि हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ये एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है।
जिसके अंदर हम डाटा को एडिट कर सकते हैं। फिर आता है अपना MICR, जो कि बैंक, इसका उपयोग बैंकों में या LIC ऑफिसेज में लिया जाता है, जो कि हम बैंकों द्वारा जो अपने कस्टमर्स को चेक दिए जाते हैं, और कस्टमर क्या करता है, उसे चेक फिल करके बैंक को पेमेंट के लिए जब बैंक में डिपॉजिट करवाता है, तो बैंक उसे क्या करता है, जांच करता है भाई कस्टमर ने कोई चेक नकली तो नहीं दे दिया या जाली तो नहीं दिया। तो उसको जांचने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, MICR बैंक के अंदर डिवाइस यूज़ होती है, जिससे चेक असली है या नकली है उसकी जांच की जाती है। BCR, बार कोड रीडर, जो कि अपने प्रोडक्ट्स पे जो कोड लिखा रहता है, वर्टिकल लाइंस का जो सेट रहता है, उसको रीड करने के लिए BCR रीडर अपने काम में लिया जाता है। फिर आता है अपना OMR, मैग्नेट अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि OMR शीट्स को रीड करने के लिए या जांचने के लिए काम में लिया जाता है। फिर आता है अपना स्कैनर, जो कि डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में जांच अपने रिकॉर्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। ये सब थी इनपुट डिवाइसेस। अब बारी करते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस की। विजुअल आउटपुट, आउटपुट के अंदर आता है सबसे पहले मॉनिटर। अब आपके मॉनिटर के पास ये लिखा हुआ है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। तो वीडियो का मतलब क्या रहेगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर, मॉनिटर बेसिकली दो टाइप के आते हैं, जिसके अंदर अपना सबसे पहला आता है CRT, कैथोड रे ट्यूब, और TFT या फ्लैट पैनल मॉनिटर। अब इसके अंदर TFT मतलब फ्लैट पैनल मॉनिटर जो है अपने, इसके अंदर LCD, LED, HD, UHD और वर्तमान में अपने QLED और OLED भी आने लग गई हैं। तो LCD के अंदर अपना जो इसका पूरा नाम जो रहता है वो आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का लाइट इमिटिंग डायोड। और इसमें डिवाइस लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन के अंदर शायद डिवाइस शो होगा, लेकिन होगा डायोडी। फिर HD हाई डेफिनेशन और UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, ये हैं इनके पूरे नाम। और अब मॉनिटर के अंदर ही अपने कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, पिक्सल क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है। पिक्चर जो अपनी इमेज होती है उसका सबसे छोटा भाग या एक पार्ट बिंदु, जिसे क्या बोला जाता है, पिक्सल। और रेजोल्यूशन टोटल पिक्सल की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या कहलाएंगे, रेजोल्यूशन। ये तो था अपना मॉनिटर का पार्ट। और मॉनिटर के अंदर सबसे पहले जो अपने एक क्वालिटी की बात करें, तो वो जो क्वालिटी है उसे बोला जाता है क्लियरिटी, या अपना जो अच्छा गुण, मॉनिटर का जो स्पेसिफिक गुण है वो होता है अपना क्लियरिटी। तो ये जो है बेसिक क्वेश्चंस थे मॉनिटर के। अब जो आता है अपना प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है अपने प्रिंटर की स्पीड किस में मेजरमेंट की जाती है। तो प्रिंटर की स्पीड जो है PPM में मेजरमेंट की जाती है, पेज पर मिनट। और जो अपने प्रिंटर की क्वालिटी है उसे जो मेजरमेंट किया जाता है, उसे मेजरमेंट किया जाता है DPI डॉट्स पर इंच में,
और इंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है अपने प्रिंटर के अंदर, रिबन कौन से प्रिंटर में यूज होते हैं, टोनर कौन से प्रिंटर्स में यूज होती है, और लिक्विड इंक कौन से प्रिंटर्स में यूज होती है, या फिर स्पेशल पेज कौन से प्रिंटर्स में यूज होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी है उनके अंदर अपने क्या यूज होती है, रिबन। और लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर यूज होती है, जिसे अपने ड्राई इंक के नाम से भी जाना जाता है। और लिक्विड इंक जो है अपने इंकजेट प्रिंटर में यूज होती है। लिक्विड इंक का मतलब इन इंकजेट प्रिंटर के अंदर यूज होती है। ये इंकजेट प्रिंटर में जो है अपने प्रिंट जो होता है पेजों पे, वो लिक्विड इंक से किया जाता है और इसे अपने स्प्रे टेक्नोलॉजी से प्रिंटिंग की जाती है। जैसे अपने कृषि के अंदर अपने स्प्रे करते हैं माइट्स को भगाने के लिए या मारने के लिए, तो वैसे ही अपने जो है नोजल के द्वारा अपने जो प्रिंटिंग की जाती है इंकजेट प्रिंटर में, वो अपने स्प्रे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पेजेस पे प्रिंटिंग की जाती है। और जो 4 नंबर जो क्वेश्चन आता है इसमें बेसिकली इस प्रिंटर के अंदर सबसे ज़्यादा, वो इस चार्ट से आपका क्लियर हो पाता है, जो कि है अपना प्रिंटर का टाइप। प्रिंटर का जो टाइप है उसके अंदर सबसे पहले प्रिंटर कितने टाइप के आते हैं, वो आते हैं अपने 2 टाइप के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो अपना हैमर टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं इन प्रिंटर्स के अंदर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अपने हीटिंग टेक्नोलॉजी और स्प्रे टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर में अपने हैमर टेक्नोलॉजी काम में लेंगे और नॉन इम्पैक्ट के अंदर 2 टेक्नोलॉजी काम में लेंगे। एक तो हम लेंगे हैमर टेक्नोलॉजी और सेकंड लेंगे स्प्रे विधि या स्प्रे टेक्नोलॉजी। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अपने जो प्रिंटर्स आते हैं वो आते हैं अपना लाइन और करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है अपने ऐसे प्रिंटर जो लाइन वाइज प्रिंटिंग करें, वो प्रिंटर कौन से होते हैं, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के जो 2 टाइप हैं वो है अपना ड्रम और चैन। वैसे ही करेक्टर प्रिंटर जो है अपना, इसके भी 2 भाग आते हैं, वो है अपने डॉट मैट्रिक्स और डेजी वहील। तो ये सारे भाग किसके हुए, इम्पैक्ट प्रिंटर के हुए। चाहे ड्रम प्रिंटर है, चाहे चैन प्रिंटर है, चाहे डॉट मैट्रिक्स है, चाहे डेजी वहील है, ये चारों के चारों किसके भाग हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के हैं। उसी तरह अगर आपसे पे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो लाइन प्रिंटर के आपके 2 ही एग्जाम्पल हैं, ड्रम और चैन। और करेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स और डेजी वहील। और इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप अगर बात करें तो इम्पैक्ट के अंदर लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर और इनके पार्ट्स या इनके भाग, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दूसरा जो अपने स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर अपने लेज़र और इंकजेट 2 आते हैं। लेज़र प्रिंटर ऑफिस में प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा काम में लिया जाता है और जिसे लंबी टिकाऊ प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। या इन में जो प्रिंटर यूज होते हैं उन प्रिंटर्स को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर ड्राई इंक टोनर काम में ली जाती है, जिसे लेजर प्रिंटर
से जो प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग जो है लंबे समय तक चलने वाली और एकदम साफ सुथरी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। और इंकजेट प्रिंटर जो है अपना स्प्रे टेक्नोलॉजी काम में लेता है, जिसके अंदर CMY के कलर्स को यूज में लिया जाता है। और इसके जो अदर प्रिंटर्स आ जाते हैं वो आ जाता है अपना थर्मल प्रिंटर और प्लोटर। नॉन पैक्ट के ही अंदर आते हैं ये, क्योंकि थर्मल प्रिंटर जो है इसके अंदर स्पेशल पेज काम में लिया जाता है। थर्मल प्रिंटर जो है वो अपने ATM, डिजिटल कैलकुलेटर्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिलिंग काउंटर पे एज ए पोस्ट मशीन के अंदर उनमें इसे काम में लिया जाता है। और प्लॉटर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटिंग करने के लिए काम में लिया जाता है, या मैपिंग आर्टिकल डिजाइंस, उसके लिए प्लॉटर को काम में लिया जाता है। और अब जो अपना आता है वो आता है प्रोसेसिंग डिवाइस का पार्ट। उसके अंदर अपने आते हैं CPU और CU और ALU। अब ये क्या चीज़ है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला या मैनेज करने वाली जो मेन उपकरण है वो है अपनी CPU। इसके अंदर दो सेक्शन रहते हैं, CU और ALU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट और ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक जो बेसिक कैलकुलेशंस करता है, प्लस माइनस गुना भाग, और लॉजिकल मतलब ऑपरेटर बेस कैलकुलेशन करता है रीजनिंग लेवल की। इन सबको या इस टाइप के जितने भी वर्क्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ALU सेक्शन वर्कआउट करता है कंप्यूटर में। और CU का जो है वो कंप्यूटर के सभी सेक्शन को कंट्रोल करता है। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से या कंसोलिडेट रूप से क्या बोल दिया जाता है? CPU। अब जो नेक्स्ट है वो है अपना मेमोरी पार्ट। मेमोरी पे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर के अंदर। जैसे सबसे पहले जो मेन क्वेश्चंस हैं बुक्स में आपको शो हो रहा होगा वो है रैम, जिसे क्या बोल दिया जाता है? नाशवान, अस्थिर, नष्ट होने वाली मेमोरी है। मतलब रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन स्टेबल है और डिस्ट्रॉय होने वाली है, मतलब नष्ट हो जाती है। और जैसे ही अपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है कंप्यूटर के अंदर, उस समय ये वर्कआउट करती है। कंप्यूटर ऑन होता है तब वर्कआउट करती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद कर दिया या इलेक्ट्रिसिटी पावर फेल हो गया या डायरेक्ट कंप्यूटर बंद कर दिया, तो रैम के अंदर जो भी वर्कआउट किया होता है या जो भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सेकंड आती है अपने प्राइमरी के अंदर ही रोम, जिसे गैर नाशवान, स्थिर, नष्ट न होने वाली मेमोरी बोला जाता है। रोम जिसके अंदर आती है नॉन वोलेटाइल और फिक्स्ड और डोंट डिस्ट्रॉयबल, मतलब जो नष्ट नहीं होती, वो मेमोरी अपनी कौन सी है? वो है अपनी रोम। अब इसी बॉक्स के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है सबसे तेज से स्लो, मतलब मध्य की ओर मेमोरी का क्रम सेट करें। तो सबसे तेज गति की जो मेमोरी है वो है अपनी कैश मेमोरी, फिर आता है रजिस्टर, उसके बाद आती है प्राइमरी मेमोरी, फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी।
ये इसका ऑर्डर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, इसको अपने को विशेष ध्यान रखना है भी अपने अगर सबसे तेज मेमोरी की बात की जाए तो वो होती है अपने कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर्स, फिर प्राइमरी मेमोरी रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी जिसके अंदर हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी या फिर अपना अन्य डिवाइसेस आ जाती है। तो ये है अपना इसका चार्ट मेमोरी का। प्राइमरी अपने मेमोरी टाइप, सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो है अपना का जो चार्ट है वो यहीं तक है, जिसके अंदर अपने जो है चर्चा कर रहे थे अभी अभी पिछले कुछ लाइनों में। रैम जो है वो है अपनी वोलेटाइल, और रोम जो है नॉन वोलेटाइल। रैम का जो पूरा नाम आ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का आ जाएगा रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह एस रैम, डी रैम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम के भी अपने पूरे नाम है। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फिर आता है ई पी रोम अपना आ जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आ जाता है ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन सब का अलग अलग वर्कआउट है। जैसे एस रैम है जो कि अपने सीपीयू के जैसे क्लॉक रेट पे वर्कआउट करती है, जो कि कंप्यूटर में फास्ट वर्किंग और प्रोसेसिंग के लिए वर्कआउट करवाने के लिए यूज में ली जाती है। फिर आता है अपना डी रैम डायनामिक रैम, जिसे कंप्यूटर के अंदर बार बार रिफ्रेश करने के लिए यूज में लिया जाता है। बार बार रिफ्रेश की जाने वाली मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर को ताज़ा करने के लिए? वो मेमोरी होती है अपनी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। उसी तरह रोम जो कि रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता, वो है अपनी रोम। जिसके अंदर सबसे पहले आती है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और पी रोम की जो खासियत है वो है ये है कि जब इसे बनाया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसी समय इसके अंदर सारे प्रोग्राम या फंक्शंस रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाती। और सेकंड आती है इसका जो पार्ट है वो है ईपीरोम, जिसे के अंदर अपना प्रोग्राम चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन यूवी किरणों की सहायता से, अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से हम इसके अंदर प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। और थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, जिसे फंक्शंस वाइज अपने इरेज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, फंक्शंस में जाके मैनुअली, और इसे दोबारा रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। और सेकेंडरी मेमोरी अपने यूज होती है कंप्यूटर में, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, डाटा को लॉन्ग टाइम सेव करके रखने के लिए काम में लिया जाता है। उसके अंदर सबसे पहला आता है सीक्वेंशियल एक्सेस, और सेकंड आता है डायरेक्ट एक्सेस। तो फर्स्ट जो है सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसे बोला जाता है क्रम से चलाना, और डायरेक्ट एक्सेस मतलब सीधे किसी पॉइंट पे जाके उसे प्ले करना या मेमोरी को रीड आउट करना, जिसे बोल दिया जाता है डायरेक्ट एक्सेस। तो सबसे पहले सीक्वेंशियल एक्सेस का भाग एक ही है जिसे बोला जाता है, या उसका जो इसका नाम है वो है अपनी मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस के अंदर अपने आती है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और स्टोरेज मीडिया। मैग्नेटिक डिस्क
मैग्नेटिक डिस्क के अंदर अपने आ जाती है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। और जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क किसके नेम है? हार्ड डिस्क के ही अन्य नेम है। उसी तरह ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आ जाती है सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसी तरह ब्लू रे डिस्क भी अभी वर्तमान में यूज कम हो गई वैसे, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाउड स्टोर और अपने मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव का यूज आया मार्केट में, यूज लोग ले रहे हैं, उससे इनका क्रेज ऑप्टिकल डिस्क का काफी कम हो गया है। तो स्टोरेज मीडिया के अंदर आते हैं अपने मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये यूएसबी, अपने फ्लैश मेमोरीज, ये सब क्या आ जाती हैं? स्टोरेज मीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो ये है इनकी डेफिनेशंस जो भी मैंने आपको बताई थोड़ी। एसरैम स्टैटिक रैम जो कि ये सीपीयू के लिए काम में ली जाती वाली कैश मेमोरी के रूप में काम में ली जाती है। उसी तरह डी रैम, डायनामिक रैम, जिसे बार बार रिफ्रेश की जाने वाली मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये काफ़ी कॉस्टली होती है और इसमें डाटा स्टोर न के बराबर होता है या लिमिटेड डाटा स्टोर ही होता है, जो कि वर्किंग परफॉर्मेंस के अंदर ही अपना यूज हो पाती है, मतलब फ्लो में काम करती है। फिर आता है पी रोम, फिर आता है अपना ई पी रोम, फिर आता है ई पी रोम। अब आती है इनकी बारी सीडी, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क 650 से 700 MB डाटा स्टोर हो पाता है। इसी तरह डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क और वर्सेटाइल डिस्क, जिसमें से 4.7 GB और 8.5 GB डाटा स्टोर हो पाता है। और फिर आती है ब्लू रे डिस्क, जिसके अंदर 500 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। एसडी कार्ड, एसडी कार्ड मीन्स सिक्योर डिजिटल कार्ड। और CDR और CDRW, ये दोनों के दोनों नेम किस पे लिखे रहते हैं? CD पे लिखे रहते हैं। कुछ CD पे CDR लिखा आता है, कुछ CDs पे CDRW लिखा आता है। CDR का मतलब राइट वंस रीड मैनी और रिकॉर्डेबल। CDR मतलब रिकॉर्डेबल, जो कि WORM वॉर्म पे वर्कआउट करती है, उस टेक्नोलॉजी पे, राइट वंस रीड मैनी। और CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसके अंदर डाटा पहले वाला इरेज करके दोबारा से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये था सेकंड चैप्टर, फिनिश हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब अपने स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, जो इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर जो है अपने इसमें सबसे पहला आता है अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफरेंस। हार्डवेयर क्या रहेगा और सॉफ्टवेयर क्या रहेगा? हार्डवेयर जो है अपना कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जो अपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में रीड आउट किए हैं। और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, जिसके बेस पे अपने हार्डवेयर को यूज करते हैं, डिवाइस को अपने वर्कआउट करवाते हैं, वो कहलाते हैं अपने सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये अपने मेन टाइप हैं। मेन बेस टाइप, जिसके अंदर अपना आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर डिवाइस में या अपने कोई अपनी जो डिवाइस है उसमें ना हो तो वो ऑन ही नहीं हो पाएगी।
मतलब विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपना कंप्यूटर और वर्कआउट नहीं कर पाएगा, या कोई भी डिवाइस जिसमें सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसके अंदर अगर अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो डिवाइस वर्कआउट नहीं करेगी। और सेकंड जो टाइप आता है सॉफ्टवेयर के अंदर वो होता है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि अपने ऑप्शनल होता है डिवाइस में रखना या नहीं रखना, जिसे अपने अपने वर्कआउट के बेस पे अपनी डिवाइस में इन्हें रखा जाता है। जैसे किसी को स्टूडियो का वर्क है, किसी का अपने अकाउंट का वर्क है, तो वो अपने नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर डिवाइस में रखते हैं। तो ये है अब अपना नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो कि पेपर में काफ़ी आता है, टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अपने सबसे पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल देते हैं अपने। ये अपने दो टाइप के रहते हैं, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र, या सीएल, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र मतलब एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता। सिंगल यूज़र के अंदर CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और मल्टी यूज़र में क्या जाता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके अंदर अपने चलचित्रों या आइकन्स के माध्यम से अपने डिवाइस को आसानी से यूज कर लेते हैं। और CLI के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि अपने वर्कआउट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक एक कमांड हमारे को लिखनी पड़ती है या टाइप करनी पड़ती है। तो CLI के अंदर दो ही टाइप हैं, वो है अपना डोस और यूनिक्स, जो कि दो ही टाइप हैं कमांड लाइन इंटरफेस के या सिंगल अपने टास्क के, टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। और उसी तरह मल्टी यूज़र के अंदर या GUI के अंदर अपने तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, एम्बेडेड, डेस्कटॉप और नेटवर्किंग। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और एम्बेडेड के अंदर अपने जो है सबसे पहले एंड्रॉयड, विंडो और एप्पल iOS, ये अपने तीन टाइप के मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जिसे एंड्रॉयड जो है अपने गूगल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, और विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, और एप्पल iOS जो है एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। उसी तरह डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर विंडो 95, 98, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 और लेटेस्ट अभी विंडो 11 अपने डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी प्रचलित हैं। और उसी तरह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आते हैं, वो है विंडो सर्वर 2000, 2003, 2008, 2012। ये अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रकार हैं। तो इन ऑप्शंस के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कई बार पूछा गया है, तो ये चार्ट अपने को प्रिपेयर होना चाहिए। इसी तरह लाइनेक्स, अबंतु, मैकओएस, मिंटोस जिसे के नाम से, ये जो है ये भी अपने ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं। बस ये इनका ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप नहीं किए गए। ऊपर जो मैंने अभी जितने भी बताए, विंडो 95, विंडो 98, 2000, XP, विस्टा 7, ये सारे के सारे किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किए गए हैं,
जबकि लाइनक्स उबंटू अपने अलग कंपनी से डेवलप किए गए हैं, और मैक ओएस जो है एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से अपना विंडो 8 जो है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता। अब विंडो ओएस के वर्क, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्क है वो है अपना रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि कंप्यूटर के सभी प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता है। और फिर आता है अपना मेमोरी मैनेजमेंट, और फिर आता है अपना एप्लीकेशन एंड यूजर प्रोवाइड इंटरफेस। मतलब ये क्या करता है, अपने को मशीनरी के बीच में क्या करता है, इंटरफेस उपलब्ध करवाता है, CLI और GUI। और फिर आता है अपना प्रोग्राम इंस्टॉल करने और अनइंस्टॉल करने की परमिशन भी अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। फिर आती है अपने कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर के अंदर बूट जो है वो दो टाइप से होता है, कोल्ड बूट और वार्म बूट, जो कि अपने सही तरीके से कंप्यूटर बंद करना वो कहलाता है कोल्ड बूट, और कंप्यूटर को सिस्टमेटिक ढंग से बंद न करके डायरेक्ट शॉर्टकट से या डायरेक्टली बंद कर देना क्या कहलाता है, वार्म बूट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे टास्क बार कहाँ होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे नीचे वाली पट्टी जो है टास्क बार होती है। उसी तरह डेस्कटॉप, कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्टार्ट होने पर जो अपनी स्क्रीन आती है वो होती है अपनी डेस्कटॉप। इसी तरह सिस्टम ट्रे जो है टास्क बार पे दाईं ओर अपने जो नोटिफिकेशन और डेट एंड टाइम शो होते हैं उस एरिया को क्या बोला जाता है, सिस्टम ट्रे। टास्क व्यू जो है अपना कंप्यूटर में एक से ज़्यादा चल रहे प्रोग्राम को देखने के लिए यूज में लिया जाने वाला ऑप्शन है, जो कि एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जो चल रही होती हैं उनको एक साथ देखने के काम में आता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के रिप्लेस करके रिप्रेजेंट किया गया है विंडो 10 में, जिसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में हम देखते हैं। उसी तरह अपने नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है यूटिलिटी प्रोग्राम। और यूटिलिटी प्रोग्राम जो है अपने कंप्यूटर के अंदर मैथ इनपुट टूल, स्निपिंग टूल और कैलकुलेटर दिए हुए हैं। बाकी और भी अपने यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैथ इनपुट टूल जो कि गणित की समीकरण को बनाने के लिए कंप्यूटर में काम में लिया जाता है, और स्निपिंग टूल कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे फ्री फ्रॉम, रेक्टेंगुलर, फुल स्क्रीन, विंडो स्निप। पर अलग अलग एंगल पे या अलग अलग लेवल पे अपने कोई भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसके लिए स्निपिंग टूल अपने काम में लेते हैं। और कैलकुलेटर जो कि अपने कैलकुलेशंस करने के लिए काम में लेते हैं। और फिर आता है अपना ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम जिसके अंदर डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क क्लीनअप और डिवाइस ड्राइवर, ये 3 है। अब ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर क्या काम करते हैं, कंप्यूटर के अंदर अपने कंप्यूटर की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है उसे सोल्व आउट करने के लिए काम में लिए जाने वाले प्रोग्राम
को बोला जाता है ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर। जो कि डिस्क डीफ्रेगमेंट, अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में फ्रेगमेंट्स को ढूंढ के फ्री स्पेस और भरे हुए स्पेस को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। उसी तरह डिस्क क्लीनअप अनवांटेड टेम्परेरी फाइल्स को ढूंढकर क्या करता है, डिलीट करता है। उसी तरह विंडो डिफेंडर जो है कंप्यूटर के अंदर अपने क्या करता है, मालवेयर्स को ढूंढ के डिलीट करता है। मतलब ये क्या है, इनबिल्ट एंटीवायरस प्रोग्राम है जो कि विंडो 8, विंडो 10 या विंडो 11 के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है। उसी तरह डिवाइस ड्राइवर जो कि अपना एक डिवाइस बेस्ड स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि रिलेटेड डिवाइस पे अपना वर्कआउट करता है। अगर अपने डिवाइस में डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो रिलेटेड ऑप्शन या फिर रिलेटेड डिवाइस अपने वर्कआउट नहीं करेगी। उसी तरह अपने अब नेक्स्ट आता है, वो आता है जो क्वेश्चन है वो है अपने बेसिक क्वेश्चन जो कि डिलीट की गई कंप्यूटर में जो फाइलें कहाँ जाती हैं, वो जाती है रिसाइकल बिन में। अगर अपने कोई ईमेल डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती हैं, वो जाती है ट्रैश नाम के फोल्डर में स्टोर हो जाती है। उसी तरह अब इस चैप्टर के अंदर आगे का जो छोटा सा पार्ट रहा है वो है अपना एड्रेस बेस। एड्रेस दे के अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एड्रेस दे दिया a:/fm/folder/holiday.pmp, तो इनके नेम कई बार पूछ लिए जाते हैं तो वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। जैसे ए क्या है, ड्राइव का नेम, एफएम क्या है, फोल्डर नेम, और फिर फोल्डर क्या है, सब फोल्डर, फिर हॉलीडे फाइल नेम, फिर .bmp एक्सटेंशन। उसके बाद सी ड्राइव क्या है, अपने कंप्यूटर के अंदर डिफ़ॉल्ट रूप से विंडो इंस्टॉल करने का पार्टीशन होता है जिसमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। ए ड्राइव जो है अपने फ्लोपी के लिए डिफ़ॉल्ट ड्राइव होती है जो कि अभी वर्तमान में अपने कम यूज़ कर रहे हैं, वो बात अलग है, या नए के बराबर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ए ड्राइव जो है फ्लोपी के लिए रिजर्व होती है। और लास्ट है अपना मोबिलिटी सेंटर जो कि कंप्यूटर। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करके अगले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।